नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेट थ्योरी। 11th का पोर्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सेट थ्योरी एक नया जुनून, नया जोश से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट थ्योरी बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है और बहुत इसमें बहुत थ्योरी वाला चैप्टर है। तो सेट थ्योरी का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। सेट थ्योरी क्या होता है, कहाँ से आया, कौन दिया। तो सबसे पहला बात इसका हम डील जो करेंगे सर, वो इंट्रोडक्शन करेंगे सेट थ्योरी में। इसका इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, जो ये टर्म सेट है वो सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर साहब दिए थे। सब बात को लिख देते हैं। द टर्म सेट, द टर्म सेट बाज first of all introduced by a German mathematician जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज के स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, ई नहीं लगेगा, जॉर्ज कैंटोर। इनका अवधि काल जो था वो 1815 से लेके 1918 तक था। मतलब इनका जन्म 1815 में हुआ था, 1918 में हुआ था। खैर, जन्म से कोई लेना नहीं है। तो गणित में जो सेट चैप्टर आपका है 11th का, सबसे पहला चैप्टर आपका सेट थे। सेट थ्योरी नाम से पढ़ते हैं। तो सेट को सबसे पहले सेट को सबसे पहले जो मैथ में, गणित में इंट्रोड्यूस किए थे वो एक जर्मनी मैथमेटिशियन थे। जर्मनी के मैथमेटिशियन थे, जर्मनी के गणितज्ञ थे, जिनका नाम क्या था, जॉर्ज कैंटोर था। उन्होंने दिया था। देखिए, आज तक टर्म सेट क्या है, अनडिफाइंड है। द टर्म सेट इज अनडिफाइंड टिल नाउ। आज तक द टर्म अभी बेसिक चैप्टर शुरुआत में इंट्रोडक्शन दे रहे भाई। अब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, इन सबको स्किप नहीं करना है, सबको भी ध्यान में रखना है। एग्जाम में हालांकि नहीं आता, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो द टर्म सेट, जो टर्म सेट है उसे इंट्रोड्यूस तो सबसे पहले आपका जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर कहा था। लेकिन जो टर्म सेट है वो आज तक अपरिभाषित है, इज अनडिफाइंड टिल नाउ। The term set is undefined till now. टर्म सेट आज तक क्या है, अनडिफाइंड है। We cannot define set. एक्चुअली हम लोग सेट को डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो आप बोले सेट का डेफिनेशन कैसे भी लिखिएगा। देखिए, सेट का वास्तविक मतलब क्या होता है वो आज तक अपरिभाषित है। द टर्म सेट इज अनडिफाइंड टिल नाउ। आज तक टर्म सेट क्या अनडिफाइंड है। लेकिन टर्म सेट को हम लोग उसका मीनिंग बढ़ा चढ़ा के कुछ लिख देते हैं। जैसे सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन, एक समूह है जिसमें की वस्तु डिस्टिंक्ट है और डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंक्ट के मतलब क्या हुआ, सारे वस्तु डिफरेंट है। और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये हुआ कि जो सेट में वस्तु है वो इंश्योर कीजिए कि उसी सेट का है ये नहीं। सारा बात को हम लिख देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो वी कैन नॉट डिफाइन सेट, हम लोग सेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट कैन इनलार्ज द मीनिंग ऑफ सेट। लेकिन हम लोग सेट के मीनिंग को बढ़ा चढ़ाकर बोल सकते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन सेट, हम लोग सेट को परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन सेट को मीनिंग को बढ़ा चढ़ाकर बोल सकते हैं। याद रखिएगा, आज तक गणित में सेट क्या, अनडिफाइंड है, परिभाषित नहीं है। वो डेफिनेशन दे दियो, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं, बल्कि क्या है, उस सेट का जो मीनिंग है, सेट का जो मतलब होता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। एक पैटर्न फॉलो कर दिया गया, सेट डिफाइंड आज तक। याद रखिएगा इस बात को। अब सेट का डेफिनेशन क्या है, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। एक्चुअली सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined
ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, जो लिखना लिखिए। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब वेल डिफाइंड मतलब क्या हुआ भाई? वेल डिफाइंड मतलब हुआ कि मतलब वो जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो वो डिफाइन होना चाहिए। अभी ने मतलब एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सेट इज अब एग्जांपल दूंगा। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, समूह है, विच आर, जो कैसा है? डिस्टिंक्ट है, विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल, जो डिस्टिंक्ट है और डिस्टिंग्विशेबल है। दो वर्ड लिखा हमने, ध्यान दीजिए। हमने क्या बोला? हमने ही बोला कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का समूह है जिसमें कि ऑब्जेक्ट सारा का सारा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, पहला शर्त। और दूसरा शर्त क्या है? डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, ये दूसरा शर्त आपका है। अब डिस्टिंक्ट का मतलब समझाएंगे क्या है, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब समझाएंगे क्या है। देखिए, बाय डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट से हम लोग क्या समझते हैं? बाय डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट से वी मीन दैट, हम लोग ये समझते हैं, डिस्टिंक्ट से हम लोग समझते हैं कि नो एलिमेंट इन सेट कैन बी रिपीटेड। नो एलिमेंट इन ए सेट, एक सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। नो एलिमेंट इन ए सेट कैन बी रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट एक सेट में रिपीट नहीं करेगा। मतलब सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेट के अंदर एक वस्तु, जैसे बाहर सेट के 10 वस्तु है, 10 वस्तु से 1 1 1 है, तो सेट के अंदर 1 ही लिखेंगे। मतलब सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एंड बाय डिस्टिंग्विशेबल, और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या हुआ? बाय डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल से हमें क्या समझना? बाय डिस्टिंग्विशेबल बी इंश्योर दैट, हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट, वेदर द ऑब्जेक्ट इज, वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑफ दैट सेट और नॉट, दैट सेट और नॉट। बात को समझिए। देखिए, हमने क्या लिखा कि सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक समूह है, एक कलेक्शन है जो डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल है। बेसिकली सेट कुछ नहीं है, बल्कि सेट ढेर सारा वस्तु का क्या है? समूह है। शर्त इतना है कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि भाई साहब जो सेट के अंदर वस्तु रखिएगा, भाई साहब वो सारा का सारा वस्तु अपने आप में अलग होना चाहिए। मतलब एक ही दो सेम वस्तु को एक साथ सेट के अंदर नहीं घुसा सकते हैं, क्योंकि उसने साफ बोला कि जो वेल डिफाइंड थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, वो कैसा होना चाहिए? सो डिस्टिंक्ट होना चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। डिस्टिंक्ट के मतलब ये हुआ कि रिपीटेशन सेट के अंदर अलाउड नहीं है। मतलब सेट बाहर जैसे 2 वस्तु सेम है, 1 1 है, तो सेट के अंदर एक ही बार 1 आएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं। एग्जाम्पल से बताऊंगा। तो बाय डिस्टिंक्ट वी मीन दैट, डिस्टिंक्ट के हम लोग ये मतलब समझते हैं कि नो एलिमेंट इन सेट कैन बी रिपीटेड। एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, कैन बी रिपीटेड। अच्छा, नो एलिमेंट इन ए सेट, एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। रिपीट कैन नॉट बी रिपीट, यार कैन नॉट बी, यार नो एलिमेंट इन ए सेट, एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। कैन नॉट बी रिपीटेड, आई रिपीट, कैन नॉट बी रिपीटेड। लिख लिया आपने? अरे जो नो एलिमेंट दिया है, नॉट क्यों लगा दिया? सॉरी ब्रो। मतलब एक सेट के अंदर जो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, समझ गए? सेट के अंदर नो लगा दिया पर, नो एलिमेंट इन ए सेट कैन बी रिपीटेड, एक सेट के अंदर कोई भी वस्तु रिपीट नहीं हो सकता। और बाय डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या हुआ? सेट में डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल मतलब ये हुआ कि हम लोग ये सुनिश्चित करें कि ऑब्जेक्ट जो सेट के अंदर ले रहे हैं उस सेट का है या नहीं है। डिस्टिंग्विशेबल के मतलब ये हुआ कि हम लोग ये सुनिश्चित कर ले, हम लोग ये स्पष्ट कर ले कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग सेट के अंदर लिए हैं वो उस सेट का है या नहीं है। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हुई? हमने क्या बताया कि सेट को सबसे पहले गणित में एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर साहब ने इंट्रोड्यूस करी थी। टर्म सेट आज तक अनडिफाइंड है। हम लोग सेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बल्कि सेट के मीनिंग को बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब। हम लोग आज तक सेट को डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि सेट के मीनिंग को हम लोग बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। तो बढ़ा चढ़ा के लिखने में
महापुरुषों ने क्या किया कि ये वाला बोल दिया कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक समूह है, कलेक्शन है जो डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल है। जो सेट के अंदर वस्तु है सर वो डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल है। अब डिस्टिंक्ट के मतलब क्या हुआ सर? डिस्टिंक्ट के मतलब ये हुआ कि एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आ सकता, मतलब एक सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन ए सेट। एंड बाय डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल के मतलब ये हुआ कि हम ये सुनिश्चित करें कि ऑब्जेक्ट उस सेट का है या नहीं। यहां तक बातें क्लियर हुई आपको? कुछ बातें क्लियर होना चाहिए भाई। चलिए बहुत सही। अब देखिए, लिख लिया यहां तक? पहले लिखिए, देखिए अब सेट को जो है हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं इट इज, यानी सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट सेट को डिनोटेड जो किया जाता है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से किया जाता है। जैसे कि कैपिटल ए से सेट को रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल बी से कर देंगे, कैपिटल सी से कर देंगे, इस तरह से। मतलब सेट को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से करते हैं। ध्यान रखिएगा, सेट को रिप्रेजेंट हमेशा जो है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से कीजिएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल, इस तरह से। हाँ, सेट के अंदर जो वस्तु आएगा, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएगा उसे हम लोग छोटी छोटी ए मतलब स्मॉल लेटर से नोट कर सकते हैं। स्मॉल स्मॉल पी स्मॉल, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात इतना लिख लीजिए, लिख लिए भाई। अब आगे देखिए, इंट्रोडक्शन आपका यहीं तक था भाई। इंट्रोडक्शन हमने दिया, 10 मिनट इंट्रोडक्शन दिया। अब देखिए आगे, अब कुछ नोटेशन हम लिखा रहे हैं जिसको याद रखना आपको। जैसे आपको सेट थ्योरी में पहला आपको मिलेगा नोटेशन, ये ऐसा मिलेगा आपको। इसे हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? याद सिखा रहे हैं, बिलोंग्स टू। इसे पढ़ते हैं क्या? बिलोंग्स टू। हालांकि ये साइलेंट है, ग्रीक वर्ड। दूसरा आपका यूज होगा सेट थ्योरी में बार बार, ये होगा भी लिख के बीच से उसको फाड़ देगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका? इसे क्या पढ़ेंगे? फॉर ऑल। इसे क्या पढ़ेंगे ब्रो? फॉर ऑल। तीसरी बात जो बार बार यूज होगी वो ये होगी, दो को कॉमा देके, इसे क्या कहेंगे? सच दैट। तो 3 नोटेशन आपके जहन में होना ही चाहिए। ऐसा लिखा हो मतलब समझिए बिलोंग्स टू लिखा है, अगर ऐसा लिखा हो तो फॉर ऑल समझना है, और 2 डैश दिया हो तो समझ जाइएगा क्या लिखा है? सच दैट लिखा है, इसका यूज आगे होगा। तो इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, इसे फॉर ऑल, सच दैट। तो लिख लीजिए। अब देखिए आगे, अब देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। जैसे हमने एक सेट लिया जिसमें वस्तु क्या है? 1 2 3। इसमें क्या है? एक सेट है जिसमें 3 वस्तु है। ध्यान से देखिएगा, ये एक सेट है क्योंकि इसमें हर वस्तु एलिमेंट है, और हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका हर एलिमेंट जो है इसी सेट का है। वी इंश्योर दैट द एलिमेंट्स इन दिस सेट इज कम फ्रॉम सेट ए। अब ध्यान दीजिए, क्या हम ये बोल सकते हैं 1 दिस ए? ध्यान से देखिए, इसको पढ़ना क्या बताएं? ऐसे ई लिख के, ई यानी ई कर्व ई लिख के, कर्व को क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। इसके मतलब क्या हुआ कि 1 बिलोंग्स टू ए। इसे क्या पढ़ते हैं? 1 बिलोंग्स टू ए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बिलोंग्स टू ए, सेट ए। कैपिटल लेटर मतलब से, मतलब इसको जो है पढ़ते हैं हम लोग क्या? बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए। समझ गए? पढ़ना बता रहे हैं क्या? सही बात है।
वन बिलोंग्स टू ए क्या सही है? बिल्कुल। अरे यार एक सेट ए में तो है ही ना यार। अरे भाई साहब एक जो वस्तु है वो सेट ए में तो मौजूद है, बिल्कुल है। दैट्स व्हाई हमने बोला कि वन बिलोंग्स टू यानी वन बिलोंग्स टू ए, ऐसे पढ़ते हैं, समझ गए? अब इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए। एक जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट है, सेट ए का एक वस्तु है। आई रिपीट, एक जो है वो सेट ए का एक वस्तु है। इसे ये भी बोल सकते हैं, इसे ये भी बोल सकते हैं सर कि वन इज ए मेंबर ऑफ ए। ए जो है, एक जो है, वन जो है वो सेट ए का एक सदस्य भी, हम इसे ये भी बोल सकते हैं। लिख लीजिए इसको, एग्जाम्पल समझ लिया। अब देखिए, जैसे हमने फिर लिखा बी, बी भी एक सेट लिया, इसमें वस्तु क्या ले लिया? इसने वस्तु लिया ए बी सी, ठीक है। क्या हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी? ये बोल सकते हैं। ये बिलोंग्स टू लिख के बीच से काट दे, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये बिलोंग्स टू से काट दिया तो बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू, समझ गए? तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे कि ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब ई जो है वो सेट बी से बिलोंग नहीं करता है। सही तो है भाई साहब? बताइए ई क्या बी सेट में है? नहीं है। अरे बी सेट में तो ए बी सी है ना है यार, और कौन है? ई कहाँ से है? ई नहीं है तो क्या लिखेंगे? ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। समझा रहे हैं भाई, बेसिक चीज है, धैर्य रख इसको समझिए। तो ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी से ये लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। इसे ये भी बोल सकते हैं कि ई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ई जो है वो बी का एलिमेंट नहीं है। इसे ये भी बोल सकते हैं कि ई इज नॉट ए मेंबर ऑफ बी। ई जो है वो सेट बी का मेंबर नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं। चलिए लिखिए ये सब एग्जाम्पल को, बड़ा काम का एग्जाम्पल है सब, लिख लीजिए इसको। कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई साहब? चलिए अब एक बात देखिए, जैसे आपका 1 2 3 4 3 2 2 5 4 इतना वस्तु लिखा हो, यदि इतना वस्तु को सेट ए में हमें कलेक्ट करना है, ध्यान दीजिए, इतना वस्तु आपका लिखा है, इतना वस्तु आपका क्या है? इतना वस्तु आपका लिखा हुआ है। इन सारे वस्तु को यदि सेट ए में हमें कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? कि सबको हम उठा के यहाँ पर रख देंगे? नहीं, यहाँ पर देखिए, एक जो है वो एक बार आया, दो यहाँ पर 3 बार आया। जब 3 बार आया तो 2 को एक ही बार लेंगे। यहाँ पर 3 भी 2 बार आया, एक बार लेंगे। 4 भी 2 बार आया, एक ही बार लेंगे। अब 5 आया एक बार, तो उसे एक ही बार लेंगे। कहने का मतलब हुआ, इस दे के एग्जाम्पल हम ये समझाने की कोशिश करें कि सेट के अंदर अगर बाहर एक भी वस्तु 10 बार है तो सेट के अंदर एक ही बार होगा, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो क्या क्या हो जाएगा सर आपका? 1 2 3 4 5, बल्कि अगर इससे सेट तैयार करना हो तो कितना? 2 2 4 2 6 2 8 9 वस्तु है, लेकिन सेट के अंदर हमने 5 वस्तु लिया, क्योंकि सेम वाला वस्तु जो है एक ही बार लेना। यहाँ पर एक जो है वो एक बार था तो एक ले लिया। यहाँ पर 2 देखिए 3 बार है, एक बार 2 बार 3 बार, लेकिन एक ही बार लेंगे। अगर तीनों बार लेंगे गलत होगा, फिर सेट तो है ही नहीं, क्योंकि सेट का डेफिनेशन ही हमने बताया है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। समझ गए? वस्तु डिफरेंट होना चाहिए सर। डिफरेंट के मतलब ये हुआ कि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन कैसे अलाउड हम लिख देंगे? अगर 2 2 2 लिख देंगे तो रिपीटेशन तो अलाउड ना हो जाएगा, इसीलिए। चलिए आप समझ गए होंगे, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए आगे देखिए,
अगला हेडिंग आपको देना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने का आपके पास दो तरीका है। सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका? दो तरीका। पहला तरीका आपका कितना है, कौन है? एक है सेट बिल्डर फॉर्म, एक आपका क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, और एक है आपका सिंबॉलिक फॉर्म। यानी सेट बिल्डर फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। और एक आपका क्या है? रोस्टर फॉर्म, या इसे हम लोग टैबलर फॉर्म भी कहते हैं, इसे हम लोग टैबलर फॉर्म भी कहते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म को टैबलर फॉर्म कहते हैं। दोनों एक ही बात है, दोनों का नाम अलग अलग है। अब देखिए ये सब चीज आपका एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है। एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। बात को एक एक बात को एकदम ध्यान से सुनना है। जैसे हमने एक ए सेट लिया जिसमें वस्तु x लिया, ये लिखा, मतलब क्या हो, दो डॉट दे दिए, मतलब सच दैट x 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5, लेस देन 9 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बात को ध्यान दीजिए। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म या आपका रोस्टर फॉर्म या टैबलर फॉर्म आपको समझना पड़ेगा। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, एक सिंबॉलिक फॉर्म या टैबलर फॉर्म, इसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म जैसा नाम से स्पष्ट होता है कि जब सेट को हम एक लिखेंगे तो उसमें सिंबल बहुत सारा यूज होगा। नाम से स्पष्ट। देखिए कैसे पहचानेंगे कौन सिंबॉलिक फॉर्म है कौन रोस्टर फॉर्म है? तो पहचानने का तरीका बता रहे हैं। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा, आपका बहुत सारा सिंबल यूज होगा, जैसे कि सच दैट, फॉर ऑल, ग्रेटर देन, लेस देन। अब ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा, ए सेट है जिसमें वस्तु x है, सच दैट इस तरह वो वस्तु है कि x 5 से बड़ा 9 से छोटा है, और x जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। मैंने जो 5 से बड़ा और 9 से छोटा जो एलिमेंट लेंगे वो सारा नेचुरल नंबर लेंगे। क्यों? क्योंकि n है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल है मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए यानी इसके मतलब ये हुआ कि ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म है। इसके मतलब ये हुआ कि आपका क्या है सर, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म है। समझ गए? या सेट बिल्डर फॉर्म है। समझिए बात को। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब क्या, सेट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें बहुत सारा सिंबल आपका यूज होगा ही होगा। जैसे सच दैट यूज हो गया सर, ग्रेटर देन, लेस देन, फॉर ऑल, बिलोंग्स टू यूज हुआ ना कि नहीं हुआ। और टैबलर फॉर्म जब लिखेंगे कोई सिंबल का यूज नहीं होगा, उसमें फाइनल कंक्लूजन आएगा। अब देखिए इसे पढ़ते हैं कैसे वो हम बता देते हैं। इसे पढ़ते हैं कैसे, देखिए सबसे पहले क्या बोलते हैं, ए इज ए सेट, एक सेट है हैविंग एलिमेंट x, जिसमें वस्तु x है, सच दैट इस तरह की x इज ग्रेटर देन 5, इस तरह की x जो है 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, एंड लेस देन 9 और 9 से छोटा है, लेस देन 9 फॉर ऑल x belongs to set of natural number, यानी कैपिटल। देखिए इतना जो हमने लिखा ये सिंबॉलिक फॉर्म से पढ़ते हैं इससे कि ए एक सेट है, हर देखिए ए को हम बता दें, अब हर कोई इसी पढ़ेंगे। एक सेट है हैविंग एलिमेंट x, जिसमें वस्तु x है, सच दैट इस तरह वस्तु है कि x बड़ा है 5 से और 9 से छोटा है। बिल्कुल सही बात है। x ग्रेटर देन 5, x 5 से बड़ा है, लेस देन 9, 9 से छोटा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें कि सारा x
नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब इसका फाइनल कंक्लूजन देखिए, अब एक क्या हो जाएगा बताइए। इतना जो बड़ा लिखा है कि x में उन वस्तुओं को रखना है, ध्यान दीजिए, x में उन वस्तुओं को रखना है जिसमें कि x 5 से बड़ा और 9 से छोटा हो। अब 5 से बड़ा और 9 से छोटा नेचुरल नंबर बताइए, तो 6, 7, 8 यही आ गया। देखिए तो ये तीनों का तीनों नेचुरल 5 से बड़ा है और 9 से छोटा है, और सारा का सारा नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर से लिया है। तो ये क्या है, तो ये आपका हो गया टैबुलर फॉर्म, ये आपका रोस्टर फॉर्म, ये आपका टैबुलर फॉर्म। इसे टैबुलेट करके हम लोग लिख दिए, इसे हम लोग क्या किए, टैबुलेट करके लिख दिए। बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि हमें सिंबॉलिक फॉर्म और टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म समझ में आता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म मींस सेट बिल्डर फॉर्म, उसी का नाम है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में बहुत सारा सिंबल यूज होगा, उसमें बातें जो होगी वो घुमा के बोला जाएगा। जैसे इसमें क्या बोला था, एक सेट है जिसमें वस्तु आपका x है, जिसमें वस्तु आपका क्या है, जिसमें वस्तु आपका x है, और वो वस्तु x जो है उसका बाउंडेशन क्या दिया है, वो x पे शर्त क्या लगाया कि वो x जो लेना है वो 5 से छोटा लेना है, 5 से छोटा और 9 से बड़ा, और जो भी 5 से बड़ा और 9 से छोटा आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा। तो ही तो है 5 से बड़ा 9 से छोटा नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म, ये टैबुलर फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म और टैबुलर फॉर्म को एग्जांपल देके समझाने की कोशिश किया, समझ गए, और एग्जांपल देंगे, लिख लीजिए पहले इसको। चलिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका क्या है कि B एक सेट है जिसमें वस्तु x है, इस तरह की x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, लेस देन और इक्वल टू 9 है, जिसमें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आपका है। बताइए ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में किस फॉर्म में, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, टैबुलर फॉर्म। साफ दिख रहा है ये सिंबॉलिक फॉर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सिंबल यूज हुआ है, ग्रेटर देन, लेस देन, फॉर ऑल, बिलोंग्स टू, सच दैट, इसीलिए सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म है। इसे टैबुलेट कैसे करेंगे, देखिए इसका टैबुलर फॉर्म क्या होगा। उसने क्या बोला, B एक सेट है जिसमें वस्तु x है। अब x पर उसने कंडीशन क्या लगाया, कहा जो सर आप x चूज कीजिएगा, वो x जो चूज कीजिएगा वो 4 से बड़ा या 4 के बराबर, 4 से बड़ा या 4 के बराबर, और 9 से छोटा 9 के बराबर, और 4 से बड़ा x जो चूज करना है वो 4 से बड़ा या 4 के बराबर, या 9 से छोटा या 9 के बराबर, और बीच में नेचुरल नंबर ना चाहिए। तो हमें एक बात बताइए आप ही कि 4 से बड़ा या 4 के बराबर नेचुरल नंबर क्या आता है, खुद 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आएगा। कहता है 9 से छोटा है 9 के बराबर, तो इसे टैबुलेट करके लिखेंगे, कितना आपका आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए तो ये सारा का सारा नेचुरल नंबर 4 से बड़ा। क्यों नेचुरल नंबर लिया, क्योंकि उसने साफ बोला कि x जो लेना है नेचुरल नंबर लेना है, x बोलो नेचुरल नंबर है। साफ दिख रहा है कि जो x, ये जो सारा का सारा नंबर जो है वो 4 से बड़ा या 4 के बराबर है, और 9 से छोटा या 9 के बराबर है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या हो गया, ये टैबुलेट कर गया, यानी टैबुलर फॉर्म आपका ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, आपका टैबुलर फॉर्म हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। चलिए तीसरी बात, कैपिटल C इज ए सेट जिसमें वस्तु x है, इस तरह की x इज ए वोवल। x क्या है आपका, वोवल है, वोवल है इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए प्रैक्टिस करा रहे हैं सर कि सिंबॉलिक फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बता रहे हैं। थोड़ा सा संभल के इसको सीख लीजिएगा, बड़ा काम देगा आपको। इन इंग्लिश अल्फाबेट, देखिए क्या इसमें सिंबल सच दैट यूज हुआ, यानी साफ दिख रहा है सिंबॉलिक फॉर्म। बात स्पष्ट नहीं बोलेगा सर, देखिए सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म जो सेट को रिप्रेजेंट करता है उसमें बात स्पष्ट नहीं बोलता, बात को घुमा के बोलता है।
हाँ, टेबुलर फॉर्म फ्रेश है, कुछ घुमाएगा ना, जो रिजल्ट आएगा वो साफ दे देगा। अभी आपने देखा ना इसका पीछे एग्जांपल, कहा कि 4 से बड़ा या 4 के बराबर और 9 से छोटा या 9 के बराबर के बीच नेचुरल नंबर कितना होगा, तो 4 खुद आ जाएगा क्योंकि 4 के बराबर नेचुरल नंबर लेना है। एंड यू ऑल्सो नो दैट 4 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर ऑब्वियसली, ठीक ना। तो क्या सी एक सेट है जनाब, और इसमें वस्तु x है, और इस तरह की x जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल है। अब बात को कितना घुमाया, कहा सी एक सेट है जिसमें वस्तु x है, और x के बारे में उसने क्या जानकारी दिया, x के बारे में उसने यही जानकारी दिया कि x जो है इंग्लिश अल्फाबेट का वोवल है। कितना बात को घुमाया, समझ में आया। इसके मतलब ये हुआ कि वो चुपचाप यही बोल रहा है कि जितना इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल वो लिख दो। कै गो वोवल होता है, 5 गो, A, E, I, O, U। तो ये आपका टैबुलर फॉर्म हो गया, समझ में आया। लिखिए, सब एग्जांपल लिख लीजिए। अगला देखिए, कहता है D इज ऑल्सो ए सेट जिसमें वस्तु x है सच दैट x इज द सॉल्यूशन, x क्या है, सॉल्यूशन है ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है भाई साहब, हाँ साहब बोलिए, कहता है D एक सेट है जिसमें वस्तु x है, यार D एक सेट है जिसमें वस्तु x है सच दैट, इस तरह, सॉरी ट्रक जा रहा है, रात के बज रहे हैं 10, इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, समझ गए। हाँ कहाँ थे जी हम सब। कहता है D एक सेट है जिसमें वस्तु x है, और उसने x के बारे में यहाँ छेड़ दिया बात। कहता है x जो है कुछ नहीं है, x सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसी को लिख देंगे, हो जाएगा। समझदार तो आप है ही। अब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। अब साफ दिख रहा है x बराबर 2, 3 आ जाएगा। क्या बताएं यार, 11 में पढ़ता है, सब बताना पड़ेगा। 2, 3 आ गया x का मान, यानी सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया। ये क्या आपका है, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म है, और ये आपका टैबुलर फॉर्म, इसका क्या हो जाएगा 2, 3। यही तो बोला था, बोले ना सिंबॉलिक फॉर्म में बात, ये सेट बिल्डर फॉर्म बात को घुमा के बोलेगा, और रोस्टर फॉर्म बहुत सिंपल एकदम फाइनल आंसर पे हो जाएगा टैबुलर फॉर्म। तो 2, 3 हो जाएगा, ये टैबुलर फॉर्म हो गया। हाँ जी, लिख लीजिए सब, लिख लीजिए सब। हाँ, अगला एग्जांपल आपका लिखते हैं। कहता है E एक सेट है जिसमें वस्तु x है सच दैट x इक्वल टू 1 बाय 5n-1, यही है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए, इसमें उसने क्या बोला कि E एक सेट है जिसमें वस्तु x है सच दैट x बराबर 1/5 पर पावर n-1, और n के बारे में स्पष्ट रूप से बोल दिया कि सर n कुछ नहीं, n नेचुरल नंबर ले लीजिएगा। नेचुरल नंबर क्या है यार, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग टू कहाँ तक, अनंत तक जाएगा, कुछ पता नहीं हमको। चलिए, तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि इसमें बात स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहा है भाई साहब, दैट्स वाई क्या है आपका, सब बोलेगा सिंबॉलिक फॉर्म। टैबलेट इसे कर देते हैं। टैबलेट कैसे करेंगे, n के जगह नेचुरल नंबर रखिए, 1 रखिए, तो 1 माइनस 1, 1/5 पे पावर 0, 1, 2 रख दीजिए, 1/5, 3 रख दीजिए, स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से वो चलता जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका टैबुलर फॉर्म हो गया। लिखने में इसको लिख लीजिए। नहीं दिख रहा नीचे यार,
चलो अब दिख रहा होगा, लिख लीजिए इसको, सब बच्चे से लिख लेंगे। नो मशीन पढ़ाई। चलो छठा एग्जाम्पल लिखते हैं। अब देखिए f क्या है आपका, f एक सेट है जिसमें वस्तु x है सच दैट, x के बारे में उसने क्या बोला, x के बारे में उसने ही बोला कि x जो है वो 2 से बड़ा और 5 से छोटा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस बार नेचुरल नंबर नहीं दिया, रियल नंबर दिया, तो ये क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। इसे टैबलेट कैसे करेंगे, टैबलेट करने का तरीका बताए हैं। देखिए हमें एक बात बताइए कि x कहता है f एक सेट है जिसमें वस्तु x है, f एक सेट है जिसमें वस्तु क्या आपका है, x है। अब x के बारे में उसने कंडीशन लगाया कि x 2 से बड़ा और 5 से छोटा, x 2 से बड़ा और 5 से छोटा है और सारा का सारा x रियल नंबर है। हमें आप बताइए कि 2 से बड़ा और 5 से छोटा रियल नंबर कितना होगा। आप इसे टैबलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि 1, 2 और 3 में ही इतना रियल नंबर आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में इन्फिनाइट रियल नंबर होता है, आपको पता होना चाहिए। जिससे चला हमने 2.9999 चलते 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 2 ही पर खत्म नहीं होगा भाई, तो 3 आएगा कहाँ। मेरे कहने का मतलब हुआ कि 2 और 3 के बीच में इन्फिनाइट नंबर होगा। अब 2 और 5 के बीच में तो बहुत दूर की बात हो गई, इसे साफ कह सकते हैं क्या कि वी कैन नॉट टैबलेट, हम लोग इसे टैबलेट नहीं कर सकते, इसे हम लोग छोटा फॉर्म में नहीं लिख सकते। कितना मैं बता रहा था भाई, ABCDEF 7 नंबर लिखिए। हमने G एक सेट लिया जिसमें वस्तु X है सच दैट X इज ए चिल्ड्रन, X क्या है, बच्चा है। प्लेइंग मोर देन 24 आवर्स इन ए डे। देखिए आप इसका बताइए जी का, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म में साफ दिख रहा है, बात घुमा के बोला। कहता है जी एक सेट है जिसमें वस्तु x लेना है और x के बारे में क्या बोला, x कुछ नहीं, x एक बच्चा है जो एक दिन में 24 घंटा से ज्यादा देरी खेलता है। बताइए एक दिन में 24 घंटा होता ही है, अब कोई बच्चा संभव है कि एक दिन में 24 घंटा से ज्यादा खेल सकता है। तो बात कुछ जमी नहीं, बात उटपटांग बोला, लेकिन क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग टैबलेट कर सकते हैं, नहीं सर वी कैन नॉट। कैसे टैबलेट करोगे यार, एक दिन में 24 घंटा होता है, वो बोला कि x उस वस्तु को लेना है, उस घंटे को लेना है एक दिन में जो बच्चा 24 घंटा ज्यादा खेलता है, उसे कैसे टैबलेट करोगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 24 घंटा ज्यादा खेल रहा है बच्चा, टैबलेट कर सकते नहीं, तो वी कैन नॉट टैबलेट, हम लोग इसे टैबलेट नहीं कर सकते। अगला देखो, H एक सेट है सच दैट X इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। X कुछ नहीं, X जो है यूनिटी का क्यूब रूट है, X इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, X जो है यूनिटी का क्यूब रूट है, सिंबॉलिक फॉर्म भी आपका है। कहता है H कुछ नहीं, H एक सेट है जिसमें वस्तु X है सच दैट X कुछ नहीं, यूनिटी का क्यूब रूट है। अरे सर बात को समझ रहे हैं ना हम क्या क्या कर रहे हैं। देखिए फिर क्या बोला, H एक सेट है जिसमें वस्तु X लेना है। अब X के बारे में उसने जानकारी दे दिया कि X कुछ नहीं, X यूनिटी का इकाई का क्यूब रूट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो यूट्यूब पे डाले हम, उसका प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने लगभग 1 घंटा का लेक्चर लिया था, यूनिटी क्यूब रूट, यूनिटी फोर्थ टर्मिनल, देख सकते हैं। तो हमने बताया था कि यूनिटी का क्यूब रूट जो होता है 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो X में वस्तु लेना है जो यूनिटी का क्यूब रूट है,
ये तो सिंबॉलिक फॉर्म, इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। 9वां, आई एक सेट है जिसमें वस्तु x है सच दैट x क्या है, इज ए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये भी आपका एक सिंबॉलिक फॉर्म है, आपका क्या है, ये भी सिंबॉलिक फॉर्म है, ये आपका क्या है, एक सिंबॉलिक फॉर्म ही है। कहता है x में उन तमाम वस्तुओं को लेना है जो कि यूनिटी का फोर्थ रूट है। तो ये भी बताए हैं कि यूनिटी का फोर्थ रूट कितना होता है, आई बराबर, देख रहे हैं बात को घुमा के बोलेगा, आपको सिंपल करके लिख देना 1 माइनस आई, अच्छा क्या होता है यूनिटी का क्यूब रूट, 1 माइनस आई, आई अच्छा माइनस 1 आई, ये होता है 1 माइनस 1 आई माइनस आई। लिख लीजिए इसको, बढ़िया से लिख लीजिए। ये होता है यूनिटी का क्यूब रूट। तो होप सो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट लिखना, करना, समझना, पढ़ना सब सीख गए होंगे। अब नहीं सीखे तो बार बार इसको प्लेबैक करके देखिए, सीख जाइएगा। आगे हम लोग कर रहे हैं, आगे हम क्या ले रहे हैं, आगे हम लोग सेट का बेसिक काइंड्स ले रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा, अब सेट का बेसिक काइंड्स। हेडिंग देना है बेसिक काइंड्स ऑफ ए सेट। एक सेट का बेसिक काइंड कितना होता है, देखिए एक सेट का बेसिक काइंड दो तरह का होता है। एक आपका होता है फाइनाइट सेट, एक आपका फाइनाइट सेट होता है और एक होता है इनफाइनाइट सेट। एक क्या होता है आपका इनफाइनाइट सेट। चलिए लिखिए फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर of elements। A set having finite number of elements is known as finite set। देखिए बेसिक काइंड ऑफ सेट दो तरह का होता है सर, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, मतलब कि वैसा एलिमेंट होता है जितना एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। समझ गए। एग्जाम्पल, जैसे हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, मतलब इस सेट का कार्डिनल मतलब कि सेट में कितना वस्तु है, 5 वस्तु, 1 2 3 4 5 वस्तु है। अब 5 क्या फाइनाइट नंबर है, 5 को गिन सकते हैं यार, बिल्कुल, इसीलिए क्या है फाइनाइट सेट है। दूसरा एग्जांपल, बी हमने एक सेट लिया जिसमें वस्तु क्या 2 4 6 8 इस तरह से 50 तक गया है। क्या एक फाइनाइट सेट है, बिल्कुल ये फाइनाइट सेट है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो इस सेट में वस्तु का संख्या कितना 25, 25 एक नंबर, इसे गिन सकते हैं बिल्कुल, इसलिए क्या फाइनाइट सेट है। फिर हमने सी लिया 1 2 3 से लेकर 100 तक लिया, ये भी फाइनाइट सेट में वस्तु गिन सकते हैं, तो कार्डिनल नंबर सी कितना आपका 50 आ गया, गिन सकते हैं। तो ये तीनों फाइनाइट सेट का आपका एग्जांपल है। फाइनाइट सेट वैसा सेट जिसमें वस्तु हम गिन सकते हो, फाइनाइट सेट आपका हो गया।
लिख लीजिए। दूसरी बात है इनफाइनाइट सेट। देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वैसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। वैसा सेट जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वस्तु हो, उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे अपन? उसे अपन इनफाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल बोलेगा, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका है, जैसे हमने n लिखा, n मतलब क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कौन कौन हो गए? 1 2 3। ये अनंत तक चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसको गिन सकते हैं? फाइनाइट है? नहीं है, इनफाइनाइट सेट हो गया। w लिखा, होल नंबर 0 1 2 3, चलता जाएगा, चलता जाएगा। क्या? इनफाइनाइट सेट है। इसमें कोई फाइनाइट है यार? कितना तक ही जाएगा? कोई लिमिट है? नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। I लिखा, सेट ऑफ इंटीजर 0 ±1 ±2 ±3, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये भी क्या? इनफाइनाइट सेट है। क्यों इनफाइनाइट सेट है सर? इनफाइनाइट सेट इसलिए है क्योंकि इसमें वस्तु का संख्या कितना है वो फिक्स नहीं है। कहाँ तक? 50 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, 1000 1 करोड़ तक जा रहा है, कुछ लिखा है यहाँ पर? बस चलता जा रहा है, मतलब अनंत तक जाएगा। फाइनाइट मतलब क्या? जिसे गिन सकते हैं। इसमें गिन सकते हैं कहाँ तक जा रहा है? नहीं, इसलिए क्या? इनफाइनाइट सेट है। चलिए लिख लीजिए। चन्ना मेरे यहाँ बेलिया, लिख लिए बढ़िया से। अब फाइनाइट सेट का भी कुछ टाइप होता है। ये फाइनाइट सेट का टाइप कौन कौन आपका है? फाइनाइट सेट 3 तरह का होता है भाई। एक होता है एम्प्टी सेट, एक आपका क्या होता है? एम्प्टी सेट। एक आपका होता है नल सेट। एक आपका होता है वैक्यूम सेट। सारा इसी का नाम, इसी को क्या कहते हैं अपन? वाइड सेट कहते हैं। ठीक है। दूसरा आपका क्या है? देखिए फाइनाइट सेट का पहला टाइप क्या है? एम्प्टी सेट। इसी को नल सेट कहते हैं, इसी को वैक्यूम सेट कहते हैं, इसी को वाइड सेट कहते हैं। अगला आपका है सिंगलटन सेट, और अगला है पेयर सेट। तो फाइनाइट सेट 3 तरह में बांटा गया है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट। अब एम्प्टी सेट का ही सारा नाम है। इसी को नल सेट कहते हैं, इसी को वैक्यूम सेट कहते हैं, इसी को वाइड सेट कहते हैं। सबको बारी बारी से हम लोग समझाएंगे। चलिए पहला देखिए, बात करते हैं हम लोग एम्प्टी सेट की। जैसे देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है? सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। कहता है सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं हो, कोई भी वस्तु नहीं हो, वो क्या? एम्प्टी सेट है। डिनोटेड बाय फाई। कहता है एम्प्टी सेट की वैसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा।
मतलब इस सेट में कुछ एलिमेंट होगा नहीं, मतलब खाली होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, एम्प्टी सेट है, जिसे फाई से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक सेट है जिसमें वस्तु x है सच दैट x एक लेटर है, x इज ए लेटर बिफोर a आफ्टर z। कहता है कि एक जो है, ध्यान दीजिए, कहता है कि x एम्प्टी सेट का एग्जांपल दे, x क्या है, एक सेट है, a एक सेट है, वस्तु x है। कहता है x एक लेटर लेना है, एक अच्छा लेना है z के बाद। तो इंग्लिश अल्फाबेट में z के बाद कुछ आता है, बहुत सारा बोलेगा a आता है, अरे a तो स्टार्टिंग होता है भाई, z के बाद क्या आता है, x के बाद y आया, y के बाद z, z के बाद कुछ नहीं आता है। तो क्या यहाँ पर इसे टैबलेट कर सकते हैं, मतलब ये जो सेट लिखेंगे इसमें कोई वस्तु आएगा? आप ही सोच के बताइए, इंग्लिश अल्फाबेट में जेड के बाद कौन सा लेटर आता है? कोई लेटर नहीं आता यार। हाँ, एक्स रहता तो वाई आता, वाई रहता तो जेड आता, ए रहता तो बी आता, लेकिन जेड के बाद कौन इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर आता है? बहुत सारे बोलेगा ये आता है, ये कैसे आता है भाई? हाँ, लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पर, दिमाग से काम लेना है। तो जेड के बाद कोई लेटर नहीं आता है, यानी सेट खाली रहेगा, या खाली लिख दीजिए या फाई लिख दीजिए। क्या बताइए हम एक बात, इस सेट में कोई वस्तु है? नहीं है। दिखने में लगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन जब उसका हम टैबलेट किया तो कुछ नहीं मिला। तो एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लीजिए। बी एक सेट है जिसमें वस्तु x लिया सच दैट x, इस तरह की x जो है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, और सारा x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब बताइए हमें, ये भी आपका एम्प्टी सेट का एग्जांपल। अब x 2 से बड़ा और 3 से छोटा, आई रिपीट 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है? 2 से बड़ा 3 से छोटा नेचुरल नंबर क्या? कुछ नहीं है, तो खाली रह जाएगा वस्तु, इसमें कोई भी वस्तु नहीं आएगा। या फाइव लिख दीजिए, तो ये दोनों एम्प्टी सेट के एग्जांपल हो गया। लिख लीजिए इसको जल्दी से, होप सो समझ गए आप। चलिए एम्प्टी सेट अब सिंगलटन सेट का डिफाइन करते हैं। सिंगलटन सेट कहता है ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक वैसा सेट जिसमें केवल एक वस्तु हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे एक सेट लिया, उसमें वस्तु क्या है? 2, तो क्या ये सिंगलटन सेट है? जाहिर सा बात है, एक सेट से वस्तु 2 ही है, एक ही वस्तु है, सिंगलटन सेट है। अब भी हमने एक सेट लिया जिसमें वस्तु x से सच दैट x क्या है? 10 से बड़ा है और 12 से छोटा है, और सारा x नेचुरल नंबर से लिया हमने। क्या एक सिंगलटन सेट है? बी इस सिंबॉलिक फॉर्म में आपका दिया, इसे टैबलेट कर लीजिए। अब 10x कहता है बी एक सेट वस्तु x लेना, x के बारे में उसने क्या बोला कि x जो है वो 10 से बड़ा 12 से छोटा है। तो 10 से बड़ा और 12 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 11 ही होता है, और 11 नेचुरल नंबर है, इसलिए क्या है? 11 भी आपका सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब ये आपका टैबलेट हो गया। तो बी में भी एक ही वस्तु है, इसीलिए क्या है? सिंगलटन सेट ये है। मतलब वैसा सेट जिसमें केवल एक वस्तु है, एक एलिमेंट हो, तो वो सिंगलटन सेट होता है। लिख लीजिए इसको भी। चलिए आपका बचा एक पेयर सेट।
A set having only two element is called पेयर सेट। वैसा सेट, अच्छा सेट का हिंदी होता है समुच्चय। सेट का हिंदी भी जान लीजिएगा, सेट का हिंदी होता है आपका समुच्चय। समास का मुंह अच्छा समुच्चय। समुच्चय, अच्छा तो पेयर सेट क्या है? जोड़ा वाला समुच्चय क्या है? वैसा समुच्चय जिसमें केवल दो वस्तु हो, उसे क्या कहेंगे? पेयर सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए B एक सेट है जिसमें वस्तु 5,6 है। ये एक सेट जिसमें वस्तु क्या है? 2 है। अगला देखिए, फिर हम C एक सेट दिए जिसमें वस्तु x है सच दैट x क्या है? इज द x क्या है? सॉल्यूशन। x इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का। ठीक है, तो C जनाब आपका एक सेट है जिसमें C एक सेट है जिसमें वस्तु क्या है? x है सच दैट x क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो C इस इक्वेशन सॉल्यूशन यानी ये 2 3 आ गया आपका। देखिए इस सेट में भी केवल दो वस्तु है, एक सेट में भी केवल दो वस्तु है, इसलिए क्या है? पेयर सेट। इसको भी लिख लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए जल्दी इसको। लिखा भाई? लगातार 1-1 घंटा पढ़ाते पढ़ाते प्यास लग जाता है भाई। लिख लीजिए। चलिए, तो यहां तक आपका सेट का एक तरह से मैंने बेसिक बात था। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सबसेट पढ़ेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। इसी को हम लोग उपसमुच्चय कहते हैं। सबसेट को उपसमुच्चय कहते हैं। तो आई थिंक ये घंटा पूरा आपका होने वाला है, हो भी गया होगा। तो इसे अगले टर्म पे हम स्टार्ट कर देंगे उपसमुच्चय को, ठीक ना? तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपने यहाँ तक रियली में पढ़ाई किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पात्र हैं, रियली में धन्यवाद के पात्र हैं। पढ़ाई करते रहिए, लेक्चर इसी तरह से हम लोग अपलोड करते रहेंगे। सेट थ्योरी का, रिलेशन फंक्शन का, जब टाइम मिलेगा हम कर देंगे। और ये सब सारा का सारा लेक्चर बहुत अच्छा लेक्चर है, आप मन से पढ़िए। हमने एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश करी है, एनसीईआरटी का सारा चीज़ कवर करने का कोशिश किया है। और एक यही है कि जब भी आप लेक्चर क्लास देखें, कॉपी कलम लेके बैठिए, एक एक बात को लिखिए कि सेट किस मैथमेटिशियन ने दिया था, सेट का डेफिनेशन क्या है, और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म को क्या कहते हैं,
आगे रोस्टर फॉर्म से सिंबॉलिक फॉर्म में बदलना, ये सिंबॉलिक फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये सबको ध्यान में रख के एक एक चीज़ कवर करते जाइए, मतलब कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, समझ गए। अब सबसेट है, फिर हमने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट पे बात किया। फाइनाइट सेट 3 तरह का होता है, एम्प्टी सेट, पेयर सेट, सिंगलटन सेट। उसके बाद आपका बहुत चीज़ इनफाइनाइट सेट बताया। आगे आप सबसेट स्टार्ट करना है, लेकिन अगले टर्म में हम लोग सबसेट स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने एक सेट थ्योरी का बहुत जनरल डेफिनेशन दिया, एक एक चीज़ बताया, समझ के पढ़िए उसको। तो ठीक है, आज तो यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।